बच्चों पढ़ कर आए हैं कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। वॉच हियर, दैट इज़ द रिमाइंडर फॉर यू जो टॉपिक हमने इससे पहले पढ़ा है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये बच्चों एक चार्ज है क्यों वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड b के अंदर एंटर हो रहे हैं। दिस फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। अब मैंने बच्चों आपको बताया कि कोई भी मूविंग चार्ज है इट हैज़ आल्सो मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज का अपना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ चार्ज। तो जब ये चार्ज इस फील्ड में एंटर होगा तो चार्ज का अपना मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो इस चार्ज पे एक्ट करती है उसकी मैग्नीट्यूड चार्ज की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर डिपेंड करती है। यानी हम कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी और इस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ये जो एंगल थीटा है इस पे डिपेंड करती है। और हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल and the direction of external magnetic field, and the force which act on the charge particle in uniform magnetic field is written as Fm equal to qv cross b। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक फोर्स इस v वेक्टर और b वेक्टर दोनों की प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसकी डायरेक्शन निकालने के आपको सेवरल रूट बताए हैं। हम चाहें तो राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लगाकर फोर्स की डायरेक्शन निकाल लें, चाहे राइट हैंड पाम रूल लगाकर हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल लें, चाहे हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल लें। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। और अगर हम इस एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करें तो क्यू वी क्रॉस बी रिटन एज क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। क्यू वी बी साइन थीटा इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एंड एन यूनिट वेक्टर इज़ द यूनिट वेक्टर which is normal to the plane of vector v and vector b, which gives us the direction of magnetic force on moving charge in uniform magnetic field. So let us the simplest case of this experiment. Simplest case बच्चों क्या है कि when charge particle enters perpendicular to the external magnetic field, magnetic field is inward and charge particle is moving from left to right, entering in the external uniform magnetic field B, which is inward. Here in this situation angle between V and B is 90 degree. तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा, चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? वही नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B। तो यहाँ पर देखें वेलोसिटी इधर है, फील्ड इनवर्ड है, फोर्स अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अपवर्ड है और राइट हैंड रूल लगाकर फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहें तो हम इजीली निकालते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये वेलोसिटी है और ये फोर्स है। तो अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाता हूँ पाम रूल तो फोर्स अपवर्ड है। फ्लेमिंग का रूल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है और ये फोर्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फर्स्ट फिंगर करें, वेलोसिटी की तरफ मिडल फिंगर करें, थंब अपवर्ड है, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी, मैग्नेटिक फोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी। फोर्स को क्यू वी क्रॉस बी लिखेंगे और जब वी और बी परपेंडिकुलर होते हैं फोर्स इज़ मैक्सिमम। तो अगर हम यहाँ पर थीटा 90 पुट करें, साइन 90 इज़ 1, एक्सप्रेशन इज रिटन एज क्यू वी बी, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स into n unit vector which is the direction of force. This is the simplest case of magnetic force on moving charge in uniform magnetic field. अब देखना यह है कि चार्ज पार्टिकल फील्ड में एंटर हो गया। चार्ज पार्टिकल पे पहली बात मैग्नेटिक फोर्स कब लगती है? जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। वेलोसिटी पे डिपेंड करती है।
डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल फिर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी। अ चार्ज पार्टिकल experiences magnetic force in the magnetic field that depends on the velocity of charge particle। हम कह रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दैट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, कि जो फोर्स चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स ना सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगी बल्कि वेलोसिटी की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी। मैंने ये नहीं कहा कि मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैंने कहा है कि मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विच इज़ वी पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगी, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी। इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने से फोर्स की वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा। और सबसे सिंपलेस्ट केस मैंने बताया है कि चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल magnetic field। Now what is happened after the interaction between the magnetic field of the charge particle and the external magnetic field? We will discuss here a few reminders I want to discuss here। जी बच्चों, सपोज ये एक बॉडी है जो राइट की तरफ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v मूव कर रहा है। ये भी एक बॉडी है जो राइट की तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी एक ही डायाग्राम है जो मैंने दिखाई है। मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ कर आए हैं कि अगर किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो अगर तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहता है, और अगर वो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी तो अपनी मोशन को उसी वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू रखता है। दिस इज़ नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉ में पढ़ कर आए हैं कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज फोर्स से आती है, यानी जब इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब उस वेलोसिटी में चेंज किस तरह की आएगी ये डिपेंड करता है कि बॉडी पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या है। अगर फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल है या फोर्स वेलोसिटी के एंटी पैरेलल, दोनों सूरतों में अफेक्ट क्या होगा वो देखते हैं। दूसरा, अगर फोर्स वेलोसिटी के साथ एट सम एंगल थीटा एक्ट करती है, अगर फोर्स वेलोसिटी के साथ एट सम एंगल थीटा एक्ट करती है फिर वेलोसिटी पे क्या अफेक्ट होगा, और अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करे तो फिर क्या अफेक्ट होगा। तीनों अफेक्ट्स को बच्चों ज़रा देख लें। मैंने बताया कि ये बॉडी मूव कर रहा है राइट की तरफ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इस बॉडी पे फोर्स इसी तरफ लगनी शुरू हो जाए जिस तरफ बॉडी मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़नी शुरू हो जाएगी। मीन इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा, इस बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर फोर्स अपोजिट टू द वेलोसिटी एक्ट करे तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगी, इस बॉडी में नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होना शुरू हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन डिस्टर्ब नहीं होगी जब तक कि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाती। इसी तरह से जब फोर्स एट सम एंगल एक्ट करती है तो अब इसकी फोर्स के दो कंपोनेंट हैं। वन कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज़ पैरेलल टू द वेलोसिटी, जिसको मैंने एफ पैरेलल का नाम दे दिया है, एंड द अनदर कंपोनेंट ऑफ फोर्स जिसको मैंने एफ परपेंडिकुलर का नाम दे दिया। अब एफ पैरेलल ये वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के पैरेलल है, एफ परपेंडिकुलर ये वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर।
अब ये कंपोनेंट जो है पैरेलल है, ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा। यहाँ पर टोटल फोर्स ही वेलोसिटी के पैरेलल थी, यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 था। यहाँ पर फोर्स 100% क्या है, वो पैरेलल टू द वेलोसिटी है, ये एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी है। और यहाँ पर फोर्स पार्शियली पैरेलल टू द वेलोसिटी है, पार्शियली परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है। द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज पैरेलल टू द वेलोसिटी इंक्रीजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड द component of force which is perpendicular to the velocity changes only the direction of the velocity. Watch here in the last situation where force is acting at angle 90. It means force is completely perpendicular to the velocity. तो यहाँ पर totally force perpendicular to the velocity है, यहाँ पर parallel component of force 0 है। इसका मतलब है ये वाली फोर्स इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी, इस बॉडी की सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगी, इसकी वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी। ऐसी फोर्स जो वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है उसको डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं। एंड जो ऑब्जेक्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट फोर्स इज समटाइम नेम्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैथमेटिकली बच्चों हम पढ़ कर आए हैं, दैट इज mv²/r। व्हाट इज m? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज v? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विच विल रिमेन सेम एट ईच पॉइंट। r मैंने बताया कि ये बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय दैट ऑब्जेक्ट। सो पैरेलल फोर्स changes the velocity only in magnitude. Force at some angle changes the velocity in magnitude as well as in direction. Normal force, perpendicular force changes the direction of motion only, velocity की magnitude को change नहीं करती। That force is named as centripetal force. तो इसका मतलब है हर वो फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, जो वेलोसिटी के नॉर्मल होती है, वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती, वो वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन को ही चेंज करती है। इस पॉइंट को ज़हन में रखना है और हमने चार्ज पार्टिकल की मोशन को बयान करना है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस फोर्स हेयर पैरेलल फोर्स changes the magnitude of velocity. This force changes the magnitude and direction of velocity, and this force only changes the direction of motion. तो हमने कहा कि a charged particle experience magnetic force in the magnetic field that depends upon the charged particle, and that force is written as Fm, that is equal to qv cross b in magnitude and direction form qvb sin theta into n unit. This is the magnitude of magnetic force which is depending on the velocity as well as the direction of the velocity, where n cap is the unit vector which gives us the direction of magnetic force, and this unit vector is normal to the plane containing v and b. इसका मतलब है बच्चों यहाँ पर ये फोर्स जो है ये इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। जिस तरह से यहाँ पर ये फोर्स इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मैंने बताई है, जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स एटीट्यूड रखती है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करती है। कंसीक्वेंटली द ऑब्जेक्ट फॉलोज सर्कुलर पाथ। ओवर हेयर द सेम सिचुएशन विल अकर। लेट अस कंसिडर द सिंपलेस्ट केस। मैं एक सिंपलेस्ट केस लेने वाला हूँ। व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड p. So when a charged particle is projected
with constant velocity v perpendicular to the external uniform magnetic field B, it experiences maximum magnitude of magnetic force which is normal to the V vector and V vector. Let us watch the situation in diagram. मैंने बताया कि when charge particle Q projected with constant velocity V perpendicular to the external magnetic field B, it experiences maximum magnitude of magnetic force which is normal to the plane of V and B. जैसा कि यहाँ पर दिखा दिया है, एक्चुअली यही डायग्राम है जिसको मैं दोबारा इधर आपके सामने डिस्प्ले करने लगा हूँ ताकि आप चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें. Here is uniform external magnetic field which is B and magnetic field is inward, mean field into the ball. अब इधर से एक बच्चों चार्ज पार्टिकल आ रहा है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं. जो ही चार्ज पार्टिकल फील्ड में एंटर करेगा, चार्ज का अपना फील्ड एक्सटर्नल फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी. चार्ज पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इस तरफ लगेगी, और अगर चार्ज नेगेटिव हो तो बच्चों हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन के अपोजिट लगती है. नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हुआ तो फोर्स फिर भी V के तो परपेंडिकुलर ही रहेगी, लेकिन फिर उसकी डायरेक्शन यूँ अपवर्ड नहीं होगी बल्कि डाउनवर्ड होगी. इसका मतलब है कि ये चार्ज पार्टिकल उस डायरेक्शन में यूँ बेंड करेगा और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूँ एंटी क्लॉकवाइज करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो क्लॉकवाइज करेगा. तो लेट अस वॉच द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मैं बच्चों डायाग्राम बना देता हूँ ताकि आप बात को मैं बच्चों यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी नीचे लिख दूँ, दैट इज़ एफ एम दैट इज़ क्यू वी बी एंड दैट इज़ एन यूनिट वेक्टर. मैंने परपेंडिकुलर केस का फार्मूला लिखा है, जब थीटा 90 होता है तो फोर्स की वैल्यू क्यू वी बी, एन यूनिट वेक्टर फोर्स की डायरेक्शन. तो इस को अगर मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ ताकि डायाग्राम को आप अंडरस्टैंड कर सकें. चार्ज पार्टिकल क्यू which is coming with velocity v and it is entering in the uniform magnetic field B. मैंने बताया कि इस चार्ज पार्टिकल का अपना मैग्नेटिक फील्ड है. जो ही चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर. अब चूँकि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तो जो ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, मैक्सिमम फोर्स लगेगी जो क्यू वी बी है. और आपको बताया है कि जो फोर्स एक्ट करती है इस चार्ज पार्टिकल पे उसकी जो वैल्यू है, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो मैंने लिखी थी, दैट इज़ क्यू वी बी. अब ये जो फोर्स है ये नॉर्मल टू द वेलोसिटी है. ये वेलोसिटी की मैंने बताया सिर्फ डायरेक्शन को बदलेगी, मैग्नीट्यूड को नहीं बदलेगी. इस वक्त राइट हैंड रूल के मुताबिक फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो जब चार्ज पार्टिकल इधर आ जाएगा तो वेलोसिटी अलॉन्ग टेंजेंट इधर हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल ही रहेगी. अब सपोज़ करें चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ गया, फोर्स की डायरेक्शन इधर रहेगी. चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पर आ जाएगा, राइट हैंड रूल अप्लाई करें, फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी. चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन इधर आ जाएगी. चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पर होगा तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी. इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हर पॉइंट पे इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी और उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से ही निकालेंगे, क्योंकि वेलोसिटी तो अलोंग द टेंजेंट है एट ईच पॉइंट. Here
द वेलोसिटी इज़ इन दिस डायरेक्शन। तो अगर हम रूल लगाएं, मैग्नेटिक फोर्स इस सर्कल के सेंटर की तरफ होगी और ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा विद कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। दैट फ्रीक्वेंसी इज़ नेम्ड एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब अगर इस सर्कल का रेडियस हम r ले लें, इस चार्ज पार्टिकल की जो मास है उसको अगर हम m ले लें, तो हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। जी बच्चों, जैसा कि बताया है आपको, जब ये चार्ज पार्टिकल विद कांस्टेंट वेलोसिटी v मैग्नेटिक फील्ड b के परपेंडिकुलर एंटर करेगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा विच इज़ QEB, जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, जैसे कि आपको बताया है। और आपको बताया है कि जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब नहीं करती, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगी। और ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा विद कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी विच इज़ नोन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों, हम एक तो ये देखना चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल जब सर्कल में रिवॉल्व करेगा तो ये जो सर्कल का जो पाथ है, जो सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस r जो मैंने लिखा है ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। फिर हम ये निकालेंगे कि उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा, और एट द एंड हम देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। तो इन तमाम चीज़ों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बच्चे ज़रा हम इसको देखेंगे। तो मज़ीद ये जो मैंने कहा है कि पार्टिकल रिवॉल्व इन सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, इट मीन्स पार्टिकल अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों उस मोशन को बोलते हैं जिसमें पार्टिकल का जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो फिक्स रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, whatever the velocity of projection, but it should be noted that velocity must be in the classical limits। तो बच्चों रिलेशन के बाद इस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैंने बच्चों आपको बताया था कि जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, दैट फोर्स इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इट मीन्स हेयर मैग्नेटिक फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। सो मैथमेटिकली जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी जो मैग्नीट्यूड है और जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है, दैट इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज QVB which is equal to mv square over r. Here m is the mass of this charge particle which is m, v speed of particle with which it is revolving in the magnetic field, and r is the radius of the circular path. So first of all we watch what will be the value of radius of circular path. तो यहाँ से अगर हम बच्चों r निकालें तो ये v इस स्क्वायर से कैंसिल अगर कर दें तो रिमेनिंग एक्सप्रेशन अगर हम अरेंज करके लिखें तो r इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई q इंटू बी। अब बच्चों ज़रा यहाँ से एक चीज़ नोट करें, m तो इस पार्टिकल का मैस है, q पार्टिकल का चार्ज है, b एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। अब अगर हम चार्ज पार्टिकल की मास, उसका चार्ज और b ये तीनों कांस्टेंट रखें तो फिर ये इक्वेशन शो कर रही है कि जो r है वो v के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को विद ग्रेटर स्पीड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं, इवन देन चार्ज पार्टिकल तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही करेगा, लेकिन चूँकि उसकी स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होगी और फिर चार्ज पार्टिकल बड़ा सर्कल फॉलो करेगा, और बड़ा सर्कल फॉलो करने का मतलब ये है कि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन द सेम टाइम। तो अब चूँकि
आपको बताया है कि इसके घूमने की फ्रीक्वेंसी फ़िक्स है, इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन फ़िक्स है, चाहे सर्कुलर पाथ छोटा है चाहे सर्कुलर पाथ बड़ा है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन फ़िक्स है, क्योंकि हमने कहा है कि पार्टिकल रिवॉल्व इन सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड with characteristic frequency with characteristic period which is known as cyclotron period and cyclotron frequency. So R जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है वो V पे डिपेंड करेगा। अब देखते हैं कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, अब बच्चों पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन है विच इज़ S इक्वल टू वी टी, कि अगर हमें डिस्टेंस पता हो, स्पीड पता हो तो हम टाइम निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि अगर एक ये चार्ज पार्टिकल पूरा एक चक्कर लगाता है तो जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और चूँकि रेडियस आर ले रहे हैं तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर बन जाएगा। स्पीड चार्ज पार्टिकल की v है तो t कैलकुलेट हो सकता है अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन which may be written as capital T that is equal to distance in one revolution divided by speed of particle। तो अगर हम कैलकुलेट करें पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t तो डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन दैट इज़ 2 पाई आर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ पार्टिकल दैट इज़ v। तो अब बच्चों हम r की वैल्यू यहाँ से इधर पुट करें तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r वैल्यू ऑफ स्मॉल r, तो अगर स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई इनटू स्मॉल r की वैल्यू बच्चों पता है दैट इज़ mv ओवर QB होल डिवाइडेड बाई ये जो v बच्चों लिखा है नीचे ये v आ जाएगा, ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 2 पाई m डिवाइडेड बाई QB आ जाएगा। तो नज़र आ रहा है कि जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो स्पीड ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करेगा। स्पीड ज़्यादा करेंगे पार्टिकल अपना पाथ बड़ा कर लेगा, टाइम उतना ही लेगा। स्पीड कम करेंगे चार्ज पार्टिकल की तो पार्टिकल अपना पाथ छोटा कर लेगा लेकिन टाइम उतना ही लेगा। तो इसका मतलब है कि जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो स्पीड ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये जो बात है ये सिर्फ उस वक्त तक दुरुस्त है जब तक ये पार्टिकल की जो स्पीड है दैट इज़ नेग्लिजिबल एज़ कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर ये पार्टिकल हाई स्पीड से ट्रैवल करे जिसको हम रिलेटिविस्टिक स्पीड का नाम देते हैं तो फिर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन स्पीड पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा वो बाद में मैं बयान करता हूँ, अभी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम पीरियड का रेसिप्रोकल लें यू गेट द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। सो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब मैं बच्चों यहाँ से ये लाइन क्लियर कर दूँ to use the space over here, so here is the magnetic field which in inward जो कि मैंने बच्चों अब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आपको बच्चों पता है कि पीरियड पता हो तो फ्रीक्वेंसी पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। टी की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करें तो ये रिलेशन उलट हो जाएगा, तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी QB डिवाइडेड बाई 2 पाई m आ जाएगी। अब ये तो मैंने साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इन टर्म ऑफ f लिखा है, अगर मैं इसको इन टर्म ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखूं तो अगर 2 पाई इधर ले आएँ तो इधर 2 पाई f बन जाएगा और इधर आ जाएगा QB बाई m। और ये जो 2 पाई f है बच्चों ये ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू QB बाई m। एक्चुअली तौर पर ये जो ओमेगा है ये घूमने की फ्रीक्वेंसी है जिसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी एक्चुअली इसको बोलते हैं। एफ भी फ्रीक्वेंसी है लेकिन जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। दिस इज़ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी।
तो जिस तरह से देखा है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ तो स्पीड पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली नज़र आ रहा है, लेकिन जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो डायरेक्टली स्पीड ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रहा। जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब है कि जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल हैं, लेकिन बात फिर बता रहा हूँ इन द क्लासिकल लिमिट्स। तो हम कह रहे हैं कि टी एंड ओमेगा आर इंडिपेंडेंट ऑफ वी if V is negligible as compared to C, कि जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है और जो ओमेगा है ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करते इफ़ V is very very small as compared to C. in relativistic mechanics, T and omega depend on V. हम कह रहे हैं कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन एंड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन V, ये दोनों बच्चों V पे डिपेंड करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स दिस M इज़ नॉट कांस्टेंट। इन relativistic mechanics, the mass m of particle is not absolute. ये हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो बच्चों आप चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे, फिर बच्चों अंडरस्टैंड कर लें। ये जो बातें बयान कर रहे हैं ये अभी थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी आएगी। ज़ाहिरी तौर पर एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है कि जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है और जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है ये वी पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन साथ कंडीशन है, हम बता रहे हैं कि अगर वी जो है सी के मुकाबले में नेग्लिजिबल। व्हाट इज़ सी? स्पीड ऑफ लाइट बच्चों। इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर किसी बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करना शुरू कर दें, अप्रोच का मतलब है बराबर तो नहीं होगी लेकिन कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, तो फिर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन और ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी वी पे डिपेंड करते हैं। अब उसकी रीज़न क्या है कि जब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बात आती है तो फिर यहाँ पे जो m आपको नज़र आ रहा है या इधर जो m नज़र आ रहा है ये फिर कांस्टेंट नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। चैप्टर नंबर 18 में जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम पढ़ते हैं जो कि आइंस्टाइन ने प्रपोज की थी, तो आइंस्टाइन कहता है कि मोशन के साथ बॉडी की मास बदलती है और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होती जाती है रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर के मुताबिक बॉडी की मास भी और ज़्यादा होती जाती है, बॉडी की मास इंक्रीज़ करती जाती है। तो जो आइंस्टाइन है वो बॉडी की मास को वेलोसिटी डिपेंडेंट जब लिखता है तो यूँ लिखता है m इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई √1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये वो रिलेशन है जो हमें बताता है कि स्पीड के साथ बॉडी की मास किस तरह से बढ़ती है। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन विच टेल्स अस द मास ऑफ बॉडी इज़ डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। एवरीडे लाइफ में बच्चों ऐसा नहीं है, एवरीडे लाइफ में वी नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू सी। एवरीडे लाइफ में अगर हम वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को ज़ीरो पुट कर दें तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, तो m बराबर m नॉट ही लिखा जाएगा। यानी एवरीडे लाइफ में इस मास में या इस मास में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। तो साइक्लोट्रॉन पीरियड, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में पार्टिकल की
स्पीड पे डिपेंड करते हैं। नो, ये बच्चों जो हमने केस डिस्कस किया है ये सिंपलेस्ट केस था जिसमें चार्ज पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट किया गया। और अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट ना करें देन व्हाट विल बी हैपेंड। लेट्स वॉच हियर। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल Q moving with constant velocity v be projected at एंगल थीटा जो कि 0 डिग्री से ग्रेटर है 90 डिग्री से लेस विद यूनिफॉर्म magnetic field B, when charge particle Q moving with constant velocity V be projected at angle theta to the uniform magnetic field B, then charged particle will move along helical mean spiral path, जैसा कि डायाग्राम में बच्चों दिखाने लगे। वेरी इंपॉर्टेंट केस इज हेयर इन विच द चार्ज पार्टिकल Q which is moving with constant velocity is projected at angle less than 90 degree to the magnetic field, then charge particle will move along helical path या along spiral path। डायाग्राम में बच्चों इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते। दिस इज एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Charge particle is here. Charge particle has its own magnetic field. Charge particle is projected in the uniform magnetic field with constant velocity v. Now the angle between the velocity and the external magnetic field B is theta. अब बच्चों ज़रा वाच करें। मैंने आपको बताया है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है उस पर मैग्नेटिक फोर्स तो लगती है। एंगल थीटा पे लगने वाली फोर्स QVB साइन थीटा होती है इनटू एन यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर देखें कि जो अब मैग्नेटिक फोर्स लगेगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल वो होगी तो नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B। अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं तो मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड होगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तब भी मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड ही होगी। राइट हैंड पाम रूल लगाएं तब भी मैग्नेटिक फोर्स तो आउटवर्ड ही होगी। इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल को यूं जब प्रोजेक्ट करेंगे तो फोर्स आउटवर्ड होगी तो चार्ज पार्टिकल यूं ट्रेजेक्ट्री फॉलो करना शुरू करेगा। अगर तो ये फील्ड एग्जैक्टली और वेलोसिटी यूं परपेंडिकुलर होते, मैं अगर वो सिचुएशन भी नीचे इस डायग्राम में रीड्रा कर दूं ताकि आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकें कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है, इसके सराउंडिंग में इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है और हमने चार्ज पार्टिकल को यूं वेलोसिटी v के साथ फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर। अब जैसा कि हमने बताया है कि चार्ज पार्टिकल इधर से आ रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स आउट ऑफ द बोर्ड होगी तो चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी को यूं बेंड करेगी। चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में यहाँ पर रिवॉल्व करेगा। अगर हम टॉप व्यू लें तो चार्ज पार्टिकल क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता हुआ नज़र हमें आएगा। अगर मैं उस चार्ज पार्टिकल के पाथ को यहाँ पर दिखाऊं तो चार्ज पार्टिकल पे जब फोर्स इधर लगेगी तो यूं आउट, ये वेलोसिटी जो कि फील्ड के यूं परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या है, ये फोर्स है। तो जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल यूं बेंड करेगा तो ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फोर्स तो परपेंडिकुलर ही रहेंगे, लेकिन चार्ज पार्टिकल एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में यूं रिवॉल्व करेगा। ये चार्ज पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री होगा
हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर यूं चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा विद कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी विच इज़ नॉन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, जैसा कि ऑलरेडी बच्चों आपको बताया। अब बच्चों इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में फ़र्क क्या है? यहाँ पर तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा वेलोसिटी का कंपोनेंट जो पैरेलल टू द फील्ड है। मैं इस कंपोनेंट को v परपेंडिकुलर लिख दूं और इस कंपोनेंट को v पैरेलल लिख दूं। जो कंपोनेंट इस वेलोसिटी का पैरेलल टू द फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड बच्चों v cos थीटा है। जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो v sin थीटा है। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, अब बच्चों थीटा इधर एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अगर थीटा इधर होता तो फिर cos वाला कंपोनेंट इधर होता, साइन वाला इधर होता। अब बच्चों थीटा उधर वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एंगल लिया गया है, तो अगर हम इस v को रिजॉल्व करें तो जो v का कंपोनेंट अलोंग b होगा, जिसको हम प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन b बोलेंगे, वो v cos थीटा होगा। और जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जिसको हम v परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, v परपेंडिकुलर का मतलब ये परपेंडिकुलर इस लाइन का नाम नहीं है, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है विच इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इस कंपोनेंट को अगर मैं लिखूं तो दैट इज़ v sin थीटा, और अगर मैं इस पैरेलल कंपोनेंट को लिखूं तो दैट इज़ v cos थीटा। अब चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। और अगर हम इसको यूं राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन तो फिर भी आउटवर्ड ही होगी। अब अंडरस्टैंड करना है, जो यहाँ पर बच्चों एक पार्टिकल की मोशन का फीचर नज़र आने वाला है। अब ये जो v sin थीटा है, अब यहाँ पर जो हमने लिखा था क्यू वी बी इंटू एन यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पर v परपेंडिकुलर, यहाँ पर तो v टोटल v ही परपेंडिकुलर थी, लेकिन यहाँ पर v का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर जो v sin थीटा है। तो अगर हम v परपेंडिकुलर लें और v sin थीटा लिखें तो फिर वही रिलेशन हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा जो एंगल थीटा पे हमने लिखा था। लेकिन इस कंपोनेंट के बिहाफ पे जो चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगी, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल अगर इधर से आ रहा है यूं, तो ये वाला कंपोनेंट इस चार्ज पार्टिकल को यूं सर्कल में रिवॉल्व कराएगा और ये वाला कंपोनेंट उसको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसलेट भी कराएगा। इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में न सिर्फ रिवॉल्व करेगा बल्कि साथ साथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिफ्ट भी करेगा। इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ फॉलो करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता तो फिर बच्चों जो चार्ज पार्टिकल होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। तो अब बच्चों में अगर वो हेलिकल पाथ यहाँ पर जी बच्चों, अब चार्ज पार्टिकल यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ट्रांसलेट भी करेगा और सर्कुलर पाथ भी फॉलो करेगा। इस तरह की मोशन जो सर्कल में हो लेकिन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सर्कल ट्रांसलेशनल भी हो, दैट इज़ नोन एज हेलिकल मोशन या मोशन अलोंग द स्पाइरल पाथ। तो स्पाइरल पाथ चार्ज पार्टिकल कब फॉलो करता है? जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करते हैं एट एंगल थीटा विच इज़ लेस देन 90 डिग्री। अब अगर एग्जैक्टली 0 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे चार्ज पार्टिकल विल पास स्ट्रेट
थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, फिर तो चार्ज पार्टिकल सीधा ही जाएगा, फिर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ही नहीं करेगी। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द फील्ड जाएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। चार्ज पार्टिकल अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि ये हमने दिखाई है। और अगर चार्ज पार्टिकल को एट सम एंगल थीटा प्रोजेक्ट करेंगे फील्ड के अंदर, तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन के साथ साथ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्रिफ्ट करेगा, लिफ्ट करेगा। दैट मोशन इज नेम्ड एज हेलिकल या स्पाइरल मोशन।